नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर संघवाद में संघवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी है एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करवाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के सिलेबस के अनुसार इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 में 40 नंबर का प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघवाद क्या है? भारत एक संघीय देश है जिसमें सिर्फ केंद्रीय सरकार नहीं है या सिर्फ राज्य सरकार नहीं, बल्कि 2 स्तरों की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और बाद में इसको 1992 में एक तीसरा स्तर का भी सरकार को मजबूत किया गया जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं। शहरों में पंचायती राज और शहरों में नगर पालिका नगर निगम होता है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है। यानी कि संघवाद में क्या होता है? सरकारी शक्तियों का विभाजन अनेक स्तरों पे होता है। तो पहला प्रश्न इसमें केंद्र और राज्य संबंध भी है, तो देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पहला प्रश्न है संघ सूची में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है? तो संघ सूची में ऐसे तो बहुत विषय हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार ही पूछेगा। हमारे 10वीं क्लास के जो संघवाद चैप्टर में है, मैं आपको पुस्तक से ही तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसको पुस्तक से बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। तो पहला है संघ सूची में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि। आपको इसको याद कर लेना। अगर पूछेगा, एक भी पूछ देगा कि प्रतिरक्षा इसमें से कौन से सूची में आता है, ऑप्शन दे देगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विधान शक्ति। तो इसमें अगर आप जानिएगा तो लिख दीजिएगा संघ सूची, है ना। तो इसमें सारे प्रश्न याद कर ले। दूसरा नंबर है राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो राज्य सूची में है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। तो यहाँ पे क्या करना है? ऐसे तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन यहाँ आपको पुस्तक के अनुसार ही पढ़ना है। तीसरा है समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार आदि है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है, लेकिन जहां अगर दोनों में अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार की ही निर्णय मान्य होता है। और एक है अवशिष्ट विधान शक्ति, जो ऐसे सारे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, वैसे सारे विषय जो है जिसको अवशिष्ट विधान शक्ति कहा जाता है। और ऐसे विषयों पे कानून बनाने का या निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अब चौथा नंबर प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। कितना? 22 भाषाओं को। इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि अनुसूचित भाषा किसे कहते हैं, तो हम आप लोगों को बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसे ही अनुसूचित भाषा कहा जाता है। समझ में आ गया? अनुसूचित भाषा किसे कहा जाता है? संविधान की 8वीं सूची में पूछे कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा। और अनुसूचित भाषा किसे कहते हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है या 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है उसे ही अनुसूचित भाषा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है भाषा। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत का राष्ट्रीय भाषा जो मातृभाषा है वह हिंदी है, लेकिन हिंदी अभी भी 50% लोगों की बोलने वाली भाषा नहीं, मात्र कितनी है? 40.2% है। तो इसलिए अभी पूरे भारत में हिंदी को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, लेकिन हमारी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। मैं कुछ आपको राज्यों की भाषा को प्रतिशत के आधार पर बता देता हूं, ताकि प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गुजराती बोलने वालों भारत में कितने प्रतिशत लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। तो देखिए, हिंदी है सो वह 40.2% बोलते हैं। बांग्ला जो है सो 8.3%। कितना? बांग्ला 8.3%, जो कि हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक कौन सी ऐसी भाषा है जो बोली जाती है, या भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? तो बांग्ला है, 8.3% है। गुजराती 4.9% है, तमिल 6.3% है, तेलुगु 7.9% है, उर्दू 5.2% है, मराठी 7.5% है, कन्नड़ 3.9% है, मलयालम 3.6% है। तो आप लोग एक रख ले कि हिंदी 40.2% और बांग्ला 8.3%। तो ये पूछ सकता है जो कि गुजराती कितने प्रतिशत है, तमिल कितने प्रतिशत बोले जाता है, उर्दू कितना प्रतिशत बोला जाता है, कन्नड़ कितना प्रतिशत बोला जाता है। तो इसको आप लोग भाषा को भी जो है सो याद कर ले।
कि कौन सी भाषा भारत में कितने प्रतिशत बोला जाता है। अब भारत में विकेंद्रीकरण इसी संघवाद का ही चैप्टर का हिस्सा है कि विकेंद्रीकरण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता किसी एक स्तर पर या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना, और विकेंद्रीकरण होता है कि सत्ता किसी एक हाथ में ना होकर अनेक हाथों में होना। यानी कि भारत में जो सत्ता है वह भारत में विकेंद्रीकरण है, मतलब केंद्र सरकार पे, केंद्र स्तर पे शासन है, दूसरा राज्य स्तर पे है, और तीसरा स्थानीय स्तर पे है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज है, और शहरी स्तर में इसको नगर निगम या नगर पालिका कहते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो 1992 में संविधान में संशोधन करके भारत में विकेंद्रीकरण जो है उसको स्थानीय सरकार को और ज़्यादा मजबूत किया गया और ज़्यादा शक्ति दिया गया है ना। पंचायती राज और नगर पालिका को स्थानीय स्तर पर सरकार को 1992 में संशोधन करके संविधान में और ज़्यादा इन लोगों को शक्ति या पावर दिया गया। 7वां नंबर का प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासी निकायों या कि पंचायती राज जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो 1/3, अगर 100 सीट है तो उसमें 33% वह महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। स्थानीय सरकार का जो चुनाव होगा उसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। 8वां नंबर है, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। तो अभी जो पंचायत समिति का गठन होता है वह अनेक ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। पूछेगा पंचायत समिति का गठन कौन करता है, तो अनेक या कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का चुनाव कौन करता है। प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का चुनाव उस इलाके का है ना सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इसमें प्रखंड स्तर पर जो होता है उसको प्रखंड प्रमुख भी कहते हैं। जितने भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं उन्हीं में से सभी सदस्य जो है सो एक सदस्य को चुनता है, वही प्रखंड प्रमुख कहलाता है। यानी कि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का चुनाव पंचायत समिति के जितने भी सदस्य वो सभी करते हैं। 10वां नंबर है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम जो होता है उसको मेयर कहा जाता है। यह बड़े बड़े शहरों में होते हैं, और जो महानगर है उसके प्रमुख को महापौर कहते हैं, और नगर पालिका के प्रमुख जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके नगर पालिका का चुनाव होता है। उसका जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका प्रधान कहते हैं या नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। और उससे जो बड़ा शहर होता है वो नगर निगम होता है, और नगर निगम के प्रधान को जो निर्वाचित होकर जीतता है चुनाव उसको मेयर कहते हैं। और जो महानगरों में होता है या बड़े बड़े शहरों में होता है उससे बड़े शहर में उसको महापौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाले जो आपको हमें प्रत्येक अभी जो विषय का मैं आपको 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तैयारी करवाऊंगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा ही। 40 नंबर अगर आप 40 में अगर आप 35-40 सही कर लेते हैं तो आपको 80-90% मैट्रिक परीक्षा में आने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।